मेरा नाम अमोल मेश्राम है। मैं रायपुर का रहने वाला हूँ, दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे को ड्राइंग करते हुए आर्ट में करीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं लगातार। और पिछले साल से ही मैंने ये सोचा कि मेरे को कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्हीं के बुद्ध के ऊपर ही हमें कॉमिक्स क्यों नहीं बना देता। और मैं बच्चों को करुणा और भावना और जो प्रेम बुद्ध के पास से मिल सकते हैं उनको, यही बताने के लिए कॉमिक बुक्स बनाना चाहते हैं। कितने पोर्ट्रेट लगे हैं आपके? यहाँ पर 14 फ्रेम्स लगे हुए हैं। और हाँ, हम चाहते हैं कि इसके वक्त और बड़े होते और कॉमिक बुक बने। ये एग्जीबिशन कितने साल से लगाते आ रहे हैं आप? एग्जीबिशन दूसरा साल है मेरा। दूसरा साल Yes। है रायपुर में? हाँ, यही सैदपुर में, यहीं पर दूसरा साल है। थैंक यू। आज विभिन्न हमारे वक्ताओं से और सुनाइए, क्या हाल चाल है? साथ साथ जयदीप कल्चर ग्रुप ने बहुत ही अपनी जी जी, हम लोग मीडिया से आए हैं। आपके साथ गए थे चुनाव में? अच्छा। खैरागढ़ गए थे आपके साथ? हाँ हाँ, साथ में बैठ। आइए आइए, हम लोग अभी 2 मिनट हुआ पहुँचे।
शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की केवल चाकरी करने वाला बना दिया है। कई सवाल डॉक्टर अंबेडकर एक साथ इस बुद्ध जयंती में उठा रहे हैं। उस समय वामपंथी आंदोलन भी हुआ, इसलिए आज से कौन सा धर्म ठीक रहेगा इस बारे में आपको फैसला करना होगा। हर भाषण का सारांश आपको दूंगा, एक एक दो पैराग्राफ। अब दिल्ली में ही 19, 20, 21 मई 1951 को बुद्ध जयंती फिर मनाई जा रही है। 1951 में उन्होंने कहा, जो महत्वपूर्ण हाइलाइट्स हैं उनके भाषण कि पिछले वर्ष बुद्ध जयंती के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, वही जगह, सेम जगह, तब इतनी भीड़ नहीं थी। आज यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, एक साल में लोगों में इतना रुझान पैदा हुआ है, यह देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि बड़े बड़ों के काम के बारे में आदर करना है, यह आदर रेस्पेक्ट खाली पे करना है। क्या अंतर है उसको वो समझाते हैं और कहते हैं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का फर्क पहले ठीक से समझना हो। पर हिंदू धर्म बना लोगों के सामाजिक पतन के लिए और राष्ट्र के ह्रास के कारण बने ब्राह्मण तंत्र में और आज के हिंदू धर्म में मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता। हिंदू धर्म में शांति, एकता नहीं है। इसकी वजह चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी। बुद्ध के जो अनुयायी थे सबसे पहले 90% ब्राह्मण थे। करना है तो करो, लेकिन इसके लिए ब्राह्मण तंत्र को क्यों कोसा जाए? तो कहते हैं इसका सीधा सा उत्तर है कि वर्णाश्रम धर्म पर आधारित वर्णाश्रम तंत्र, ब्राह्मण तंत्र पर, हिंदू धर्म पर प्रहार किए बगैर, उसका स्वरूप खोलकर बताए बगैर बौद्ध धर्म का प्रचार संभव नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, अम्बेडकर साहब कर रहे हैं। आजकल हर बात में FIR हो जा रही है। बघेल साहब बैठे हुए, इनको ऊपर भी कई बार FIR हो गया। मैं नहीं कर रहा हूं, वो अम्बेडकर कर रहे हैं। भारत सरकार ने किताब छापा है, मैंने नहीं छापा है। हम तो उनका काम आसान कर रहे हैं कि वही पढ़ के उनके विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं। बौद्ध धर्म से इंपोर्ट करके अपना ठप्पा लगा दिया और आप चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, अपना घर वापसी करा ही नहीं रहे। ये बौद्ध धर्म नहीं। सचमुच अगर कोई व्यक्ति जाति धर्म खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही उपाय है कि वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। पूरे नागपुर से हूँ और सम्राट अशोक और उनका स्वर्णिम प्रबुद्ध भारत इसके ऊपर में काफ़ी लंबा समय से मैंने शोध कार्य किया है। सम्राट अशोक का संबंध सिरपुर के धरती से भी रहा है। प्राचीन जो बौद्ध स्तूप है ये सम्राट अशोक के कार्यकाल में सिरपुर में निर्मित किया गया था, इसलिए सम्राट अशोक का भी अपना सिरपुर के धरती से प्राचीन काल में संबंध रहा है। सम्राट अशोक को लेके जिस प्रकार से हम एक मिशन चला रहे हैं भारतवर्ष के अंदर में, कि सम्राट अशोक का जो भारत था वो प्रबुद्ध भारत था, विशाल, दुनिया का सबसे विशाल भारत था। उस समय की सामाजिक स्थिति कैसे थी, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसे थी, उस समय की शैक्षणिक स्थिति कैसे थी, उस समय के लिए सम्राट अशोक ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया और उनका राजनीतिक प्रभाव पूरी दुनिया में किस प्रकार से रहा।
वो भारत जो दुनिया का सबसे विशाल भारत, सबसे अमीर भारत, जातिहीन चरित्रवान भारत था, आज वर्तमान का जो भारत है वो जाति आधारित है, चरित्र का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। तो वर्तमान भारत को जातिहीन चरित्रवान भारत बनाने के लिए सम्राट अशोक की नीतियाँ आज भी कितनी प्रासंगिक है, इस विषय को लेकर मैं सिद्धपुर के बौद्ध महोत्सव में मुझे आमंत्रित किया। अपनी बात को पिछले 2 दिन से मैं कंटिन्यू यहाँ पे रखा हूँ कि उस समय में बौद्ध महोत्सव, बुद्ध जयंती कैसे मनाई जाती थी, उस समय में लोग किस प्रकार से अपना उत्सव मनाते थे, इन सारे बातों को लेके मैं अपनी बात को यहाँ पे रखा हूँ। बाबा साहब ने भी 1956 में या 1955 में जो सोपारा, नाला सोपारा करके बौद्ध स्तूप है, बम्बई से लगभग विरार की ओर हम जाते हैं तो वहाँ पे बाबा साहब ने जो बुद्ध जयंती मनाई थी तो हार्डली 10 लोग भी नहीं थे, और वहाँ पे बाबा साहब ने स्वयं जो बुद्ध सूत्र का जो उपदेश दिया था वो बड़ा अनमोल था। मेरा ये कहना है कि बाबा साहब ने बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हर्ष उल्लास के साथ में जो मनाने के लिए कहा, अशोक के पीरियड में जो मनाई जाती थी वो फिर से पुनर्जीवित हो, इस दिशा में हमारा प्रयास है। पूरे फ्रॉम नागपुर। मैं बी.एच. जागरी, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष। सिरपुर का यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव विगत 5 वर्षों से मनाया जा रहा है, जहां देश विदेश से हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी और अम्बेडकर अनुयायी उपस्थित होते हैं। सिरपुर बौद्ध विरासत की जम्बूद्वीप की सबसे बड़ी राजधानी थी, जिसे सिरपुर के नाम से जाना जाता था। 2500 साल पहले सिरपुर के नाम से जाना जाता था। यह दक्षिण कौशल की राजधानी थी। आज वर्तमान में इसे सिरपुर के नाम से जाना जाता है। 639 ईस्वी में भैंसांग इसी धरती पर आए हुए थे और वो लगभग 3 से 6 माह रहे, और यहाँ बुद्ध के इतिहास, सम्राट अशोक के इतिहास, जो बौद्ध धरातल है, वहाँ के बौद्ध विहार, बड़े बौद्ध विहार, छोटे बौद्ध विहार, मठ, अशोक स्तंभ, पूजा का स्थान, व्यापारिक केंद्र, जहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु विपश्यना करते थे, इन सारे स्थानों का भ्रमण करने के बाद वो यहाँ से संबलपुर गए, और संबलपुर से फिर कलिंग का जो युद्ध क्षेत्र था अशोक सम्राट के समय का, उस पर भी उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद जब वो 6 वर्ष बाद चीन लौटे वेनसांग जी, तब उन्होंने अपना भारत जम्बूद्वीप का इतिहास लिखा कि इससे बड़ी बौद्ध विरासत जम्बूद्वीप में कहीं नहीं थी, अर्थात नालंदा से बड़ी थी। यहाँ नागार्जुन जैसे अल्केमिस्ट, जिन्हें 8-10 भाषाओं का ज्ञान था और अपने आप में बुद्ध की शिक्षाओं में वे बड़े परिपूर्ण थे, वे बौद्ध भिक्षु स्वयं बने। यहाँ बड़े पैमाने पर शिक्षा होती थी। उनका अनुशासन, उनकी पारदर्शिता, उनकी कुशाग्र बुद्धि और उनके ज्ञान को देखकर उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। ये जो सिरपुर है, ये बहुत बड़ी शिक्षा का केंद्र था। यहाँ विज्ञान की, साइंस की शिक्षा होती थी, और यहाँ पूर्ण रूप से मनुष्य मानवता की ओर कैसे बढ़े, कैसे शीलवान बने, किस प्रकार मनुष्य में करुणा की भावना हो, लोगों का सम्मान करे, दूसरों का सम्मान करे, बुजुर्गों का सम्मान करे, इस प्रकार की बुद्ध की जो पारंपरिक शिक्षाएं थी, वो श्रमण शक्ति सिरपुर में चलती। और इसे ही आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के बुद्धिजीवी हैं, जो हमारी बहुत बड़े संगठन हैं, जैसे मैं जिस संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ जागो किसान के अध्यक्ष हैं रघुनंदन साहू जी, तथागत संदेश के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर रमेश सुखदेव साहब, जिला महासमुंद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं संजय वासनिक जी। ऐसे हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि इस धड़ा को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। आज सिरपुर को कम से कम विश्व के 140 देश जानने लगे हैं कि सिरपुर है क्या।
और आप लोगों ने इस सिरपुर की धरा पर आकर के यहाँ की विशेषताओं को जाना है, बुद्ध की शिक्षाओं को जाना है। धन्यवाद। मैं रघुनंदन साहू, सामाजिक कार्यकर्ता और इस आयोजन के संयोजक। हम लोग विगत कई वर्षों से सिरपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन करा रहे हैं और आगामी कल यानी 16 तारीख को 16 मई को भगवान गौतम बुद्ध की जन्मदिन है। उसी दिन गौतम बुद्ध जन्म लिए थे, उसी तिथि में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी तिथि में महापरिनिर्वाण हुआ था। और गौतम बुद्ध जी छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती श्रीपुर में एक चौमासा बिताए थे, ऐसा इतिहास में उल्लेख है। तो उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और जितनी भी यहाँ बौद्ध विहार बने हैं, इमारतें बनी हैं, गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनी हैं, ये हमारे पूर्वजों ने बनाया है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जो इमारतें बनी हैं, जो ईंटें बनाए हैं, जो वहाँ पे गारे से जुड़े होंगे, वो कहीं न कहीं हमारे पूर्वज ही होंगे, कहीं दूर से आकर के लोग नहीं ये काम किए होंगे। तो हम छत्तीसगढ़ के लोगों को, आसपास के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमको सिरपुर को जानना चाहिए और सिरपुर से हमको जुड़ना चाहिए। और इस धरती में एक महान और संत हुए बाबा गुरु घासीदास जी। सिरपुर बाबा गुरु घासीदास जी का ससुराल है, जिन्होंने मन के एक समान का संदेश दिया था 150 साल, लगभग 150 साल पहले। उसी बात को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में वन मैन वन वोट वन वैल्यू कहा है। आप लोग सिरपुर के लिए सुनने के लिए, समझने के लिए, यहाँ की बातों को रखने के लिए आए रायपुर से, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम को आपने पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर पूरे भारत में प्रसारित करने का जो मादा उठाया है, आप सबको बधाई हो। और ये जो कल जो बुद्ध पूर्णिमा है, इसके लिए भी पूर्व संध्या को बधाई। एक दो चीज़ बच गई, उसको मैं उल्लेख करूंगा। इस धरती पर, छत्तीसगढ़ की धरती पर अल्केमिस्ट था नागार्जुन, वो यहाँ की गुफा में रहता था। और दुनिया में सबसे पहले जो महिलाएं काजल आंकती थी, उसका आविष्कार नागार्जुन ने यहाँ की पहाड़ी, जिसको छेरी गोदरी बोलते हैं, वहाँ रह के आविष्कार किया। ये तथ्य पद्मश्री डॉक्टर A.K. शर्मा ने अपने शोध प्रबंध में लिखा। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। दूसरा, पद्मश्री डॉक्टर A.K. शर्मा ने यह कहा कि 7वीं शताब्दी में महिलाएं इतनी जागरूक थी कि वो भिक्षुणी के रूप में रहती थी, क्योंकि खुदाई में चूड़ियाँ मिली हैं और भिक्षुणी भी शिक्षा अध्ययन करती थी। जब वेनसांग और फाहियान यहाँ आए, चीन से पैदल आए, तो उनको इंटरव्यू देना पड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी में। जब वो इंटरव्यू क्लियर की, उसके बाद उनको भारत भ्रमण की संज्ञा दी गई। उसके बाद वो वाइस चांसलर रहे। जब वो नागार्जुन यहाँ की संपत्ति का, यहाँ की बौद्धिक साहित्यिक संपत्ति का जब छीन गए, तो 20 गधों में उन्होंने 20 बोरे यहाँ से ले गए और नागार्जुन का भव्य स्वागत हुआ। और उन्होंने कहा, ये सिरपुर की धरती, जिसको दक्षिण कौशल कहा जाता था, ये अद्भुत बौद्धिक संपदा है और बुद्ध की विरासत है। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। अपने वैचारिक जड़ों को पहचानना और उनसे जोड़ने की कोशिश करना, ये किसी भी वैचारिक व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जिस जगह की अहमियत एक बौद्धिक विरासत के रूप में हो, वहां शामिल होकर के आपसे मुखातिब होना, और वो भी ऐसे दौर में जो त्रिशूल और तलवार का दौर है। उस दौर में हम अपने ऐसे नायक को याद कर रहे हैं जो प्रज्ञाशील और करुणा की बात करता है, सत्य व अहिंसा की बात करता है। मुझे बेहद खुशी है और असल में जिस दौर में हम हैं, उससे लड़ने के लिए, उस दौर को अपनी छोर पे खड़े होकर जैसी दुनिया बनाना चाहता हमारे पुरखों ने, उसे बर्बाद होता देखते हुए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसे मौकों पर
बुलंदी से खड़े होकर अपने अतीत को याद करें, अपनी जड़ों को पहचानें, ताकि वर्तमान में अपनी वो भूमिका निभा सकें जैसी भूमिका हमारे पुरखे हमसे करते रहे होंगे, ताकि हम एक ऐसी दुनिया बना सकें जिसका ख्वाब तथागत बुद्ध ने आज से हजारों साल पहले देखा। तो आज चूंकि हम लोग बहुत देर से आए हैं और संचालिका जी का ये में इस कार्यक्रम की अहमियत बढ़ जाती है। एक बार डॉक्टर लोहिया की जीवनी आप पढ़ेंगे तो ओंकार शरद उनके बहुत करीबी थे। तो डॉक्टर लोहिया भारत के नक्शे को देखते हुए कहते हैं कि ये कपिलवस्तु मगध के इलाके से होते हुए मैं पैदल लुम्बिनी तक जाना चाहता हूं। मैं महसूस करना चाहता हूं कि इन इलाकों में जब इस जमीन पर बुद्ध के पैर पड़े होंगे तो वो जमीन कैसी होगी। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारी छत्तीसगढ़ की पेरियार और छत्तीसगढ़ में बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए ओबीसी के बीच में बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध को ले जाने के लिए पूरे साल भर उन्हें जागरूक करने के लिए प्रयास करते और इतनी उम्र तो मैं नहीं बोलूँगी, अभी भी उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। ऐसे हमारे बीच में आज उपस्थित बुद्ध धर्म को फिर से जागृत करने के लिए मैंने अपने बेटे से कहा कि यदि तुम पढ़ाई नहीं करते और तब तुम प्रतिज्ञा लो कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे। ये 18 साल का लड़का था और मैंने उससे प्रतिज्ञा करवाया और कहा कि मेरी बात तब तक मत मानना जब तक तुम्हारा विवेक न करे। उस समय मुझे कोई बुद्ध का ज्ञान नहीं था। उस समय भूपेश ने साइंस कॉलेज के दरवाजे पर खड़ा होकर दोनों तरफ के ट्रक बस सबको पत्थर मार मार के उन शीशों को तोड़ा था। जब कलेक्टर आए तो किसने तोड़ा है ये जब पूछा गया तो भूपेश ने कहा कि मैंने तोड़ा है। क्यों तोड़े हो? तो उसने कहा कि जाके हॉस्टल में देखो वहाँ बदबू कर रही है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और हम कैसे रहें, आप 1 घंटा रह के देखो। तो कलेक्टर ने कहा कि छोड़ दो और कल व्यवस्था हो जाएगी और व्यवस्था हो गई। तब से वो नेता बन गया भूपेश बघेल और प्रतिज्ञा किया कि मुख्यमंत्री मैं बन के दिखाऊंगा। मेरी आज्ञा का पालन मत करना, जो तुम्हें समझ में आए वो करना। मैं महात्मा गांधी का भक्त हूँ, लेकिन महात्मा गांधी पुत्र पिता नहीं बने। उनके 4 बेटे थे और 4 बेटों पर महात्मा गांधी ने कोई असर नहीं किया, उनको आरक्षण नहीं दिया। वो बात मुझे खलती थी और आगे मैं पूरे राष्ट्र के लिए रोज लिखता हूँ, पढ़ता हूँ और बुद्ध के मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे वक्ता हमारे पास आए, बहुत अच्छी विचार ये 3 मेरे पहले 3 लोगों ने बोला और बुद्ध के मार्ग पर अच्छी बात कही। अभी 3-4 लड़कों को पकड़ के ले गए और उसके बारे में बताया। तो कल हम उसकी व्यवस्था करेंगे, क्या क्या गड़बड़ किए और कैसे ले गए इसकी व्यवस्था करेंगे। साथियों, मेरा रोज का काम है कि ब्राह्मणों को गाली देना, उनको
जो बात वो अत्याचार करते हैं उसके संबंध में कहना, और वो सारे जो ऑफिशियल वर्क हैं उसमें दिल्ली से लेके छत्तीसगढ़ तक कब्जा किए हुए हैं और उससे लोकल लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का ही राज रहेगा और जो ब्राह्मण इस पर यहाँ अत्याचार करेंगे वो आउट हो जाएंगे। और जो बुद्ध धर्म के संबंध में पैदा करते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और जहाँ जहाँ ब्राह्मण जो बुद्ध धर्म के खिलाफ हैं उसको हम जीतने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में जीतेगा। पिछले साल ये हुआ था और जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी थी वहाँ वहाँ ब्राह्मण लोगों को हराया गया था। इस साल पूरी तरह से ब्राह्मणों को हराया जाएगा। यहाँ के लोग बहुत सीधे सिंपल होते हैं, वो किसी भी बात को मान जाते हैं छत्तीसगढ़ी लोग। तो अब आगे हम प्रतिज्ञा लिए हैं कि उनका राज आए और सत्ता में जब तक के आर्य धर्म को स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए हम उन ब्राह्मणों को कहते हैं कि वोल्गा से गंगा आए हैं। इस बात को राहुल संस्कृतायन में लिखा है, उसको हम पढ़े हैं और समझ में आया कि 6000 साल पहले वो लोग आए हैं और यहाँ जय सेवा के नाम से चलता था अभिवादन। तो उसके कारण वो लोग ये जय सेवा करवाते कहते हैं, तो उनको गुलाम बनाए और इस देश को गुलाम बनाए और आज तक के विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों से वे हमको गुलाम बनाते रहे। और किसी भी हालत में बहुत जबरदस्ती नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे चर्चा हुई, किस तरह के देखते हैं? देखिए, आज ये सिरपुर में जो 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव है, एक सांस्कृतिक महोत्सव है और आज उसका दूसरा दिन था। आज हम लोग इसमें शामिल हुए। देश भर के तमाम बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती के साथ ये वैचारिक और सांस्कृतिक मंच है जिसका मकसद ये है कि इस देश में जो भी माहौल है, जो विचारधाराओं का संकट हम देखते हैं कि एक विचारधारा की चुनौती है कि जो इस राष्ट्र की विविधता को, इसमें जो साझापन था, सबको सबके हिस्से का हक मिले, इन सब की बजाय एक खास किस्म की नफरत और खुदकुमारी का वक्त बन गया है। तो आज हम लोग यहाँ से तथागत बुद्ध को याद करते हुए उस पूरी विरासत को याद कर रहे हैं जिसमें बुद्ध के बाद एक लंबी विरासत कबीर रजा से होते हुए डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, ज्योतिबा फूले की है और जिसका सपना ये था कि सबको न्याय मिले, सबको समता मिले और तथागत बुद्ध का तो दर्शन ही था करुणाशील और प्रेम का, सत्य व अहिंसा का। और हमें लगता है कि हम अपनी विचारधारा को और अपनी जड़ों को क्लेम करने के लिए यहाँ पर करते हैं। आप आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं, बहुत ही भाषण रिकॉर्ड कर लिया उसमें बहुत कुछ मतलब किस तरह का क्या है उसमें जिस संकट की ओर इशारा किया है लक्ष्मण ने। अभी ज्ञानवापी मस्जिद में तो एक्सरे चल रहा है ना, मशीन चल रहा है। जितने बुद्धिस्ट जितने स्थल हैं, बिहार हैं, टेम्पल हैं, उस पर जो कब्जा किया हुआ उस पर एक्सरे मशीन कब चलेगा? सारे जगह आप बोध गया चले जाइए, सिरपुर इतना बड़ा जगह है। तो इनको जिन शक्तियों ने कब्जा कराया है, आज बुद्ध जयंती के अवसर पर हम लोगों ने इस मन से डिमांड रखा है कि भाई उनको बुद्धिस्ट जो टेम्पल है, जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज है, जिनके कब्जे में है, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाए और बुद्धा की और बुद्धिस्ट विरासत की घर वापसी कार्यक्रम को। ठीक। पिछली बार हम लोग यहाँ आए थे और हम लोगों ने 2 मांग
मुख्यमंत्री जी से की थी कि सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल करने का प्रयास किया जाए। और दूसरी मांग थी कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया जाए। इससे जो पूरे विश्व का एकेडमिया वो यहाँ आएगा और एकेडमिक टूरिज़्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो राज्य शासन ने ये दोनों ही मांगें हमारी स्वीकार कर ली है। अब हम इस राज्य शासन से, मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि अगली 14 अप्रैल को यहाँ कम से कम प्रशासनिक भवन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कर दिया जाए। हम ये मांग करना चाहते हैं जिससे ये जो पूरी विरासत है ये सही हाथों में इस्टेब्लिश हो और उनकी देख रेख उसका अकादमिक तौर पर संरक्षण